गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं और हम इसमें एक क्लास कर चुके हैं। तो इसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसमें आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसको आप एक तरह से मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें, पहले खुद आंसर करें, फिर ये आंसर देखें। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है या फिर जो कोई आंसर आपसे गलत हो जाता है उस टॉपिक को फिर से पढ़ें और इसी तरह से बार बार रिवाइज़ करें, तो आपकी तैयारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रारंभिक काल को आदिकाल भी कहते हैं और आदिकाल का नाम जो है किसने दिया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसके अलावा उसके ये आदिकाल के और भी नाम हैं, जैसे बीज वपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। या फिर हम कहें चारण काल का नाम दिया था जॉर्ज गियर्सन ने। इसके अलावा प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था और चारण या फिर संधि काल राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो इसी तरह से आपको ये नाम याद रखने हैं। कोई भी किसी के अकॉर्डिंग नाम पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग क्या नाम दिया गया है, आदिकाल को या फिर प्रारंभिक काल को। आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये भी। तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी के मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसने क्या कहा है, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है आपकी पाली। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें कि हम त्रिरत्न भी बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं, सॉरी। तो और प्राकृत की बात करें, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जैन साहित्य। इसके अलावा वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा है। और लौकिक संस्कृत में हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि महाभारत या रामायण की बात करें तो ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ये अपभ्रंश प्रभावित रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। बाकी की बात करें तो चंदनबाला रास के हैं आसगु कवि। आगे बढ़ते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी की एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास और एक है पंच पांडव रचित रास। ध्यान रखेंगे बाकी का भी। दलपति विजय की बात करें तो इनकी है खुमान रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो और आसगु कवि की है चंदनबाला रास। साथ साथ जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके ऑप्शंस के थ्रू अगर पढ़ते रहेंगे साथ के साथ तो काफ़ी और नॉलेज आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है?
तो ये सर्वसम्मति से पूछा है। वैसे अगर अलग अलग राइटर्स की बात करें, अलग अलग रचनाकारों के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग ही माना जाता है, लेकिन सर्वसम्मति से अगर माना जाए, अगर इसमें किसी कवि का नाम नहीं लिखा है तो हम किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर 3 सरहपा को मानते हैं। तो सरहपा जो हैं हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो ये नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके थ्रू आप और एडिशनल नॉलेज मतलब पढ़ लें। जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आप पढ़ लें। इसमें देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ढोला मारूरा दूल्हा। ढोरा मारूरा दूहा, दूहा है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके रचनाकार की बात करें तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। तो पहले जो कवि थे इसके कल्लोल कवि थे, लेकिन इसमें कुछ और जो है रचना ऐड करी गई रचनाएं, तो इसमें क्या माना जाता है? फिर कुशल लाभ को भी माना जाता है। तो दोनों राइटर का नाम आप याद रखेंगे, रचनाकारों का नाम याद रखेंगे। जो भी ऑप्शन में मिलता है उसको आप टिक कर देंगे, उसको मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर 1। तो अमीर खुसरो की काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गज़ल। तो काफ़ी सारी रचनाओं का इन्होंने फर्स्ट टाइम भी इन्होंने रचनाएं करी थी, ये सभी पहेलियाँ वगैरह, ये दो सखुने या फिर खालिक बारी वगैरह, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट्ट कहते हैं अपभ्रंश को, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रामीण अपभ्रंश को कहते हैं अवहट्ट भाषा। तो इसके और भी नाम हैं, अपभ्रंश के और भी नाम हैं, जैसे देसी भाषा कहा जाता है इसको कहीं कहीं पर, या फिर अवहट्ट बोला जाता है इसे। तो कई सारे नाम हैं इसके अवहट्ट के या फिर अपभ्रंश के। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। तो इसमें क्या है कि इन्होंने पुरानी हिंदी का जो पहला कवि माना, इन्होंने राजा मुंज को माना। तो पहले कवि पुरानी हिंदी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अकॉर्डिंग कौन है? राजा मुंज। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हो जाएंगे स्वयंभू। और स्वयंभू की 2-3 रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और पूछी जा सकती हैं। एक तो इनकी रचना है पौंचर्यु, एक है रिठनेमि चर्यु, और एक है स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद तो याद रहेगा, नाम से ही है। रिठनेमि चर्यु और पौंचर्यु याद रखना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये रचना है धनपाल की। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। पुष्पदंत को माना जाता है अपभ्रंश का भवभूति। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था पौंचर्यु जो रचना है वो स्वयंभू की रचना है, और इसके अलावा रिठनेमि चर्यु और स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। और इसमें देखें ऑप्शन में तो महापुराण और जयकुमार चर्यु, जसर चर्यु, ये तीनों रचनाएं हैं पुष्पदंत की। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिलांकित कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राउलवेल। तो राउलवेल जो है ये शिलांकित कृति है। शिलांकित होता है मतलब पत्थरों पर अंकित, मतलब ये पत्थरों पर लिखी गई थी ये वाली रचना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शिलांकित कृति। और सबसे पहले नक्शे का वर्णन जो मिलता है हमें वो इसी रचना में मिलता है। और ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य का मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं चंपू काव्य। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो व्याकरण ग्रंथ इसमें से है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रासो साहित्य। तो रासो साहित्य को ही चारण साहित्य भी कहा जाता है। और ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो और इसके अलावा जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। तो देखो रास और रासो अलग अलग हैं। रासो अलग है, रासो को चारण साहित्य भी बोला जाता है, लेकिन जो एक रास साहित्य है उसको जैन साहित्य भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 शारंगधर। बाकी के जो हैं 3 ऑप्शन सरहपा, लुइपा, शबरपा, तो ये सभी सिद्धों में काउंट होते हैं, सिद्धों में गिने जाते हैं। और सिद्धों की पहचान कैसे करेंगे आप? उनके नाम से भी कर सकते हैं। उनके नाम से अगर आपको याद नहीं है तो भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये जो सिद्ध जो होते थे ये अपने नाम के अंत में पा या फिर पाद शब्द का यूज़ करते थे। जैसे आजकल के टाइम में जी आदरार्थक शब्द का हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये सिद्ध लोग पा या फिर पाद शब्द का प्रयोग करते थे आदर के लिए। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं इसकी। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये सीरीज़ रेगुलर रहेगी। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आपकी काफ़ी मददगार रहेगी। इसके साथ साथ हम एडिशनल नॉलेज भी ले रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।